नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। पहाड़ प्रभात की शुरुआत 3 बड़ी तस्वीरों के साथ करते हैं, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होनी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीएम धामी कई अहम फैसले ले सकते हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की। उधर चंपावत उपचुनाव के रण में सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं, पर इस बार चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। और वहीं देखिए चारधाम यात्रा में बद इंतजामी का दौर भी लगातार जारी है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो नहीं थम रहा है। बद्रीधाम में भी 2 तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर है, जिसके बाद चारधाम में मौत का आंकड़ा 22 हो गया है। तमाम अव्यवस्थाएं भी दिखाई दे रही हैं। असुविधाओं का सामना चारधाम यात्रियों को करना पड़ रहा है और बहुत दुखद ये खबर है कि 22 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है अभी तक। ये 3 तस्वीरें इस वक्त की है। और सबसे पहली तस्वीर पर, यानी कि आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक पर अपडेट आपको दे दें कि सुबह 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। कई अहम प्रस्तावों पर यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मुहर आज लगेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने। देखिए देहरादून में ये बैठक होनी है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक है 2.0 की। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। सीएम धामी खुद मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। और देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कहा जा रहा है कि विस्तार से चर्चा होगी, सभी से बातचीत की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं। ऐसी दरकार भी है कि वहां पर हेल्थ सेक्टर को और मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य महकमे को और भी मजबूत किया जाए। इसको लेकर आज निर्देशित भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। अधिक से अधिक स्वरोजगार की योजनाओं पर भी फैसला संभव है, ये कहा जा रहा है। और देखिए सरकार बनने के बाद धामी कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। दूसरी मर्तबा कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसलिए भी सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है। एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और दूसरी तरफ ये चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है 3 मई से। और देखिए और दूसरी तरफ ये कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उस पर भी लगातार नजरें टिकी हुई हैं कि इस बैठक से बाहर क्या निकल करके आएगा। कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। 11 बजे से सचिवालय में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और जब बैठक की शुरुआत होगी तो सभी से ये जानने की कोशिश करेंगे पुष्कर सिंह धामी कि क्या बेहतर कदम है जो उठाए जा सकते हैं। सभी से राय मशवरा भी होगी, जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी और चारधाम यात्रा पर भी फोकस होगा कि चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं उभर करके सामने आ रही हैं, जो बद इंतजामी देखी जा रही है, उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं और स्वास्थ्य महकमे में और क्या बेहतर कदम है जो उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बातचीत वो करेंगे। और इसी पर हमारे साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, 11 बजे जब ये बैठक सचिवालय में शुरू हो जाएगी, सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि दूसरी बार सरकार बनने के बाद ये दूसरी कैबिनेट की बैठक है। क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है, क्या जानकारी आपको अंदर से मिल पा रही है? दीपा, देखिए आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है और धामी सरकार की ये दूसरी कैबिनेट बैठक है। यानी सबसे पहले अगर बैठक में बात करी जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बाद धामी सरकार की ओर से कही गई थी और आज की जो बैठक है उसमें प्रमुख जो एजेंडा होगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी का ऐलान होगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट कमेटी का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो कर्मचारी है महंगाई भत्ते उनके, उसको लेकर भी वो प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा जितने भी कोविड काल के दौरान संविदा कर्मी है उनको कोविड काल के दौरान रखा गया था, उनका समायोजन का प्रस्ताव है वो भी आज कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। इसके अलावा किसान प्रोत्साहन जो योजना है उसको लेकर कई ऐसे फैसले हैं जो आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड काल के दौरान जो स्पोर्ट्स कॉलेज थे या फिर तमाम अन्य प्रकार के कॉलेज थे उनमें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए थे, उनको खत्म करने की भी कोशिश यहाँ पर होगी। उस पर मंथन आज की कैबिनेट में हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से चारधाम में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर राज्य सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है, राज्य सरकार बैकफुट पर है, तो आज मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य गणों के साथ में आज मंथन हो सकता है, विचार हो सकता है। लिहाजा तमाम ये कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको लेकर आज धामी सरकार बैठक में अपने मोहर लगाने जा रहे हैं। लिहाजा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से धामी सरकार का गठन हुआ है और बात करेंगे अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब देखना यह है विनोद कि जब 11
बजे बैठक शुरू हो जाएगी, तो क्या जानकारी मिलती है? आप रहिए हमारे साथ। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने कह दिया है कि शासन प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी ही चाहिए। साथ ही अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ये अधिकारियों को तय करना ही होगा, सुनिश्चित करना ही होगा। दो टूक कह दिया है पुष्कर सिंह धामी ने कि अगर लापरवाही करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। जाइए और अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको देखिए, उसकी समस्या का समाधान कीजिए। नहीं, सरकार जनता के द्वार करके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग करेंगे और इसको हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हमने अनेकों विभागों में और 4 धाम यात्रा में लोगों को अच्छी सुविधा मिले, रास्ते थोड़ा ठीक से साफ हो, उन पर ठीक व्यवस्था हो, बिजली की बचत हो, समय पर सारे अधिकारी आएँ, केवल औपचारिक होकर न काम करें, मन लगा के सभी लोग राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी योगी सरकार के अधिकारी के मुरीद हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की कार्यप्रणाली से सीएम धामी बेहद प्रभावित हैं। कल गुड गवर्नेंस की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस बात की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीते दिनों सीएम योगी के उत्तराखंड कार्यक्रम में आए प्रत्येक संत और मेहमान का सम्मान हुआ और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सबका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ तो तहसीलदार भी ऐसा करने से बचते हैं। मुख्यमंत्री की बात सुनकर कई अधिकारी नजर बचाते हुए उनसे दिखाई दिए। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सेवा योजन कार्यालय में 24 मई को रोजगार मेला लगने वाला है और देखिए 20 निजी कंपनियां बेरोजगार युवाओं को देंगी रोजगार के अवसर। 480 पदों के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा मौका बेरोजगारों के लिए है। 23 मई को सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा। 5 महीने बाद आयोजित हो रहा है रोजगार मेला और ये बड़ा अवसर है बेरोजगार जो युवा उत्तराखंड में। देखिए बेरोजगारी का मसला उत्तराखंड में बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि कम से कम अब दूसरे कार्यकाल में धामी सरकार बम पर भर्तियां लेकर के आए, कुछ तो करे, कोई तो जरिया हो जिससे उनको रोजगार मिले। अब ये अच्छी खबर है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का ये मौका है। चंपावत उपचुनाव के रण में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और इस बार चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है, जबकि नए अध्यक्ष बने दीपक बाली ने चंपावत चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। संगठन की स्थिति मजबूत ना होने और प्रत्याशी ना मिलना एक वजह बताई गई है, जिसके पीछे ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा गया। और दीपक बाली ने पहले ही कह दिया था कि अभी वो संगठन को मजबूत करने पर उनका फोकस है और इसी वजह से भी कैंडिडेट नहीं उतारा गया। उधर चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा सांसद अजय टमटा का कहना है कि सीएम धामी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत समेत पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत कई कार्यकर्ता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ की जनता में काफी उत्साह है। चंपावत की जनता, टनकपुर बनबसा की जनता ने जिस प्रकार से स्वागत किया, हमने पूरा रोड शो किया, तो जिस उत्साह के लोगों ने स्वागत किया उससे ये प्रतीत होता है कि लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर अच्छा काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं उस मॉडल को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि हम ऐतिहासिक बहुमत के अनुसार चंपावत को जीतेंगे। बड़ी खबर है, गंगोत्री धाम में 68,609 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। बड़ी जानकारी है, देखिए यमुनोत्री धाम में 57,339 यात्रियों ने अभी तक दर्शन किए हैं, ये डेटा आया है। दोनों धामों में अब तक देखिए 1,25,948 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। ये गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम का डेटा आपके सामने है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 68,609 श्रद्धालुओं ने
गंगोत्री धाम में अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इसके अलावा यमुनोत्री धाम में 57,339 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। दोनों ही धामों में अब तक 1,25,948 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं चारधाम यात्रा में बद इंतजामी का दौर लगातार जारी है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा। बद्रीधाम में भी 2 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर है और आपको बता दें कि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। अब तक इस यात्रा में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंतजामों में कहां कमी हो रही है और इसके बारे में देखा परखा क्यों नहीं जा रहा। देखिए, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं बद इंतजामी को लेकर कि ध्यान क्यों नहीं पहले दिया गया। 2 साल का लंबा वक्त भी मिला था। 2 साल कोविड की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी। उसके बाद 6 महीने का पाठ बंद रहते हैं। तैयारी का भरपूर मौका मिला था। ये भी प्रशासनिक अमला जानता था, सरकार ये जानती थी कि जब 2 साल के बाद मौका आएगा श्रद्धालुओं के सामने, लोगों के सामने, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, भीड़ जुटेगी और क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो खामियां रही हैं, अब जो चारधाम यात्री हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी, जबकि 6 मई को केदार धाम के कपाट खुले थे और केदार धाम में सबसे ज्यादा बद इंतजामी इस वक्त देखी जा रही है। पैदल मार्ग से लेकर केदार धाम तक में यात्रियों के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया हमको। काम छोड़ देते हैं इनको, घोड़े वालों को, मरे आदमी जिंदा रहेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा का ढिंडोरा तो बड़े जोर शोर से पीटा था, मगर धरातल पर आकर तमाम दावे बेदम नजर आ रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा पर बद इंतजामी की कहानी, सरकार भले ही लाख दावे करे मगर यात्रियों का कुछ और ही कहना है। कोई आधा जिनका बुकिंग था उनको कैंसिल करवा के, उनको ज़बरदस्ती बोल के कि आप कैंसिल कर दो, घोड़े ले लो, पिट्ठू ले लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगी, सब सर्विस बंद हो जाएंगी, आप ले लो, कैंसिल करवा दो। और कैंसिल करवा के उनके नाम का बुकिंग दूसरों को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं। जो 3-3 दिन पहले के जो है उन लोगों को भी दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। एक तरफ यात्रियों से खाने पीने के सामानों के ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घोड़ा खच्चर संचालक भी यात्रियों से बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया हमको। 12 बजे बैठाया तो बोला फिर वो नहीं था, वेदर ठीक नहीं था। फिर 3 बजे बैठाया, जो फिर हमको छोड़ा है। 6 बजे से कल से परेशान हो रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। केदारनाथ यात्रा के लिए करीब 7,000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस वजह से पैदल मार्ग पर यात्रियों के साथ घोड़े खच्चरों का भी मेला लगा है। घोड़े खच्चर की नींद सूखकर हवा में उड़ रही है, जिससे यात्रियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घोड़े खच्चर। ये आदमी को आदमी नहीं समझते, बच्चों को तो छोड़ो, बेचारे बड़े आदमी चलने में दिक्कत होता है। देख भी रहे आप, मैं बोलने की जरूरत भी नहीं है। घोड़े की वजह से गंदगी कितनी है, गंदगी तो ऐसे बेर काम छोड़ देते हैं इनको, घोड़े वालों को, मरे आदमी जिंदा रहेगा। शिकायत इस बात की भी है कि घोड़े खच्चर वाले मनमानी ढंग से चल रहे हैं। कई यात्री गिरकर घायल भी हो चुके हैं। एक घोड़े खच्चर के साथ एक हॉकर रखने का नियम बनाया गया, मगर यात्रा मार्ग पर 10-10 घोड़ों के साथ एक हॉकर चल रहा, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश हो रही है, एक तो इनका कचरों का ये कचरा वगैरह इतना हो रहा है, एक रास्ता ऊपर खाबर है, खच्चर ऐसे यार एकदम जैसे भगा देंगे, खाई में भगा देंगे। एक 5-7-10 खच्चरों के साथ एक आदमी है। कई बार तो हमने देखा है, कईयों को बचाया, ऐसे आगे ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं कभी कहाँ। यात्री परेशान है और यात्रा बदहाल, मगर रुद्रप्रयाग के डीएम साहब एसी कमरे में बैठकर हवाई दावे कर रहे हैं। क्योंकि एक ही रास्ता है सभी के जाने का, तो घोड़े खच्चरों की संख्या को देखते हुए आने जाने में यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, उसी क्रम में निर्देश दिए गए थे कि ये घोड़े खच्चरों का जो रूट है उसको एक सेपरेट कर दिया जाए चलने के यात्रियों के लिए अलग से, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। साथ ही घोड़े खच्चर वालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो बैचेज में घोड़े खच्चर चलाएं, ना कि एक साथ। मगर यही हाल रहा तो केदारनाथ यात्रा कैसे विधिवत रूप से चलेगी? देश के कोने से यात्री ये सोच कर आ रहे हैं कि 2 साल बाद उन्हें व्यवस्थाएं बेहतर मिलेंगी, मगर यहाँ तो स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब है।
सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। ग्राउंड पर सब दावे बेदम है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अब मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केदारधाम यात्रा की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को सौंप दी है। तो वहीं सुबोध उनियाल को बद्रीधाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केदारधाम में यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी धन सिंह रावत की होगी, तो वहीं बद्रीधाम की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल की होगी। अब जल्द ही मंदिर समिति के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जानी है और भी जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर के संपर्क करेंगे, देखेंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। केदारधाम बद्रीधाम में अब मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जो व्यवस्थाएं वहां पर हैं, जो असुविधाओं का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, कहां पर कमी आ रही है, कहां पर व्यवस्थाओं की और जरूरत है, कहां पर और मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में देखा जाएगा। मंत्री देखेंगे और फिर वो रिपोर्ट ला करके सीएम पुष्कर सिंह धामी को देंगे। तो दो बद्रीधाम और केदारधाम में जिम्मेदारी मिली है सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को। देहरादून से बड़ी खबर है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को नहीं दी किसी भी धाम की जिम्मेदारी। देखिए, पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, लेकिन किसी भी धाम की उनको जिम्मेदारी नहीं मिली है। चारधाम यात्रा के संचालन में पर्यटन विभाग ही नोडल विभाग होता है और सतपाल महाराज पर्यटन के साथ साथ धर्मस्थ मंत्री भी हैं। फिलहाल पर्यटन मंत्री इस वक्त में दुबई में अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और कई सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है तो उस वक्त में सतपाल महाराज को, जो कि पर्यटन मंत्री हैं, उनको उत्तराखंड में ही होना चाहिए था। जो अव्यवस्थाएं वहां पर उजागर हो रही हैं उन पर लगातार मीटिंग्स होनी चाहिए थी, लगातार बैठकों का दौर चलना चाहिए था, लेकिन दुबई में उनकी मौजूदगी है और जो मंत्रियों को अलग अलग जिम्मा सौंपा गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, उसमें भी कहीं इनका नाम है नहीं। इसी पर पंकज हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, सतपाल महाराज दुबई में है, इसको लेकर पहले भी कई तरह की बातें हुई, कई सवाल भी खड़े हुए। अब जो जिम्मेदारी सीएम ने सौंपी है अलग अलग मंत्रियों को, उनमें सतपाल महाराज का नाम नहीं है। बिल्कुल, देखिए दीपक, गंभीर सवाल है ये, क्योंकि जो पर्यटन विभाग होता है वो चारधाम यात्रा का नोडल विभाग भी होता है। सारी जो संचालन गतिविधियां होती हैं वो पर्यटन विभाग के माध्यम से ही संचालित की जाती हैं और धर्मस्थ मंत्री भी सतपाल महाराज ही हैं, लेकिन उनको ये जिम्मेदारी न देना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। और ये भी क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि वो देहरादून में या इनके उत्तराखंड में मौजूद नहीं है, इसलिए क्योंकि तत्कालिक तौर पर व्यवस्था मुख्यमंत्री को करनी ही थी और इस तरह से व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में हो रही है, खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो वहां पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाना ही था और ये सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके, व्यवस्थाएं पटरी पर लाई जा सके, उसके लिए धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसमें ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो, सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहा हो और उसका उत्तराखंड में ना होना चारधाम यात्रा के दौरान, तो ये कहीं ना कहीं गंभीरता भी दिखाता है कि वो यात्रा के लिए कितने गंभीर है। हालांकि उनका जो दौरा था वो पहले से प्रस्तावित था और वो अभी दुबई में ही है। आज भी कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनको चारधाम यात्रा संचालन में पर्यटन विभाग नोडल विभाग होता है, लेकिन पर्यटन मंत्री की मौजूदगी ही उत्तराखंड में नहीं है। कई सारे सवाल भी खड़े हुए। दुबई में उनकी मौजूदगी है, जो यहाँ पर है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि त्वरित एक्शन की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अगर आप केदारधाम की यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें आपको, सरकार ने केदारधाम में दर्शन की अवधि 5 घंटे और बढ़ा दी है। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है और इसलिए जो दर्शन की अवधि है उसको 5 घंटे बढ़ा दिया गया। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए अभी 6 दिन हुए, मगर बाबा के धाम में यात्रियों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। यात्रियों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने मंदिर दर्शन की अवधि 5 घंटे और बढ़ा दी है। यात्री अब रात 10:15 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक यात्रियों को दर्शन की इजाजत थी। सरकार के फैसले से चारधाम यात्रा से जुड़े तीर्थ पुरोहित खुश हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा श्रद्धालुओं को दर्शनों में दिक्कतें भी हो रही हैं,
और आज सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो दर्शनों का मंदिरों में टाइम है उसको आज बढ़ा दिया गया उसकी अवधि, तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। लेकिन हमारा यह भी कहना है कि अभी भी धामों में जो है कुछ दिक्कतें हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, बिजली और पानी जैसा संकट जो है बद्रीनाथ में बना हुआ है, इस पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मंदिर दर्शन अवधि को पहली पारी में 2 घंटे और दूसरी पारी में 3 घंटे बढ़ाया गया है। 6 मई को केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक करीब 1 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में अब दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है। क्या कुछ कह रहे हैं तीर्थ पुरोहित, आइए सुनवाते हैं। सरकार ने जो चारधाम के लिए जो ये सीमित यात्रियों का जो प्रबंधन किया है वो चलो एक हिसाब से सही भी है, लेकिन जबकि गंगोत्री में जो है यात्रियों के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था है, लेकिन शाम को 3 बजे के बाद जो है यहाँ पे यात्री बिल्कुल नहीं दिखती है और दिन में एक ही बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और दूसरा जो ये ई-रजिस्ट्रेशन का जो सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि ये रजिस्ट्रेशन करके श्रद्धालु तीर्थ क्षेत्र में पहुँचे, नॉलेज नहीं है वो व्यक्ति को जो है उस यात्री को जो है बहुत खासी दिक्कत। उत्तराखंड की खबरें तमाम आगे भी हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी जानकारी है ग्रेटर नोएडा से। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 5 की जान चली गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी जानकारी है। देखिए, एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। 5 की जान चली गई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में इन 2 लोगों को भर्ती करवाया गया। और जेवर टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार बुलेरो की कार से टक्कर हो गई। पुणे का रहने वाला ये पूरा परिवार है। कहा जा रहा था परिवार आगरा से नोएडा की तरफ जा रहा था और इसी वक्त ये हादसा हो गया। रुड़की से खबर है। रुड़की में 16 अप्रैल को हुए बवाल के बाद अब यहां के ग्रामीण अपने घर बेचना चाहते हैं। उनका आरोप यह है कि इस बवाल की वजह से उन्हें काफी नुकसान यहां पर हुआ है। उन्हें प्रशासन की तरफ से अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है और साथ ही साथ गांव वालों ने गांव में दहशत का माहौल होने की बात भी कही है। प्रशासन इन सब दावों को नकार रहा है। अब गांव के लोग प्रशासन पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रशासन बात नहीं सुन रहा। इनको डर यहां पर लगता है, दहशत का माहौल है। बवाल होने के बाद से काफी नुकसान इनका हुआ है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। आर्थिक सहायता इनको नहीं दी गई है। अब ये लोग चाहते हैं कि अपना घर बेचें और कहीं दूसरी जगह जाकर के